गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 14 में पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम क्या है, रदरफोर्ड ने कैसे अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल पर कराकर न्यूक्लियस के विषय में बताया और जानकारी दी रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाईली अनस्टेबल हो गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को जो प्रस्तुत किया वो हाईली अनस्टेबल हो गया। दैट मीन्स अनस्टेबल एटम का रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया। हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, क्या क्या कमियां रह गई रदरफोर्ड मॉडल में, उसको हम लोग आज देखेंगे। कई बातों को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उसी पर हम लोग विचार करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे लिखा हुआ है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अभी आपको बताया भी गया है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया वो अनस्टेबल था। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन द चार्ज पार्टिकल्स लूज एनर्जी। दिस लॉस ऑफ एनर्जी slows down the speed of electron and they shorten their orbitals and finally falls into the nucleus। रदरफोर्ड ने जो बताया एटम के विषय में, उन्होंने बताया कि एटम में न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and according to Rutherford model, electron always revolves around the nucleus। कंटिन्यूअस मूवमेंट उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ। कंटिन्यूअस मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के ही समय मैक्सवेल की थ्योरी आई थी फिजिक्स में, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मूवमेंट में रहता है तो एक्सीलरेशन डेवलप होने के कारण, एक्सीलरेशन के कारण क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, जो मूवमेंट में है, उसकी एनर्जी लॉस होती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होने के कारण धीरे धीरे इसका जो ऑर्बिटल है ये क्या होगा, शॉर्ट होते चला जाएगा। ये देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट, तो ये शॉर्ट होते चला जाएगा, इसमें से इसमें आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली ये कहाँ आ जाएगा, तो न्यूक्लियस में आ जाएगा। फाइनली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस से भी इस पे फोर्स लग रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी एनर्जी लूज हो रही है और एनर्जी का लॉस होते होते ये क्या कर रहा है, बाहरी से भीतरी, फिर उससे अंदर वाले ऑर्बिट में आ जा रहा है और फाइनली जो है
ये एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि जिस न्यूक्लियस में पहले से प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ गया, इलेक्ट्रॉन भी इसी न्यूक्लियस में आ गया है, तो एटम कैसे स्टेबल हो सकता है? आप ऐसे एटॉमिक मॉडल की कल्पना करें जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, एंड आफ्टर बॉन्डिंग एनी एटम मेक स्टेबल, एनी एलिमेंट मेक स्टेबल। बॉन्डिंग बनाने के बाद ही कोई एटम स्टेबल होता है, कोई एलिमेंट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, ये फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जा रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर रहेगा ही नहीं तो बॉन्डिंग कौन बनाएगा, और जब बॉन्डिंग होगा ही नहीं तो एटम स्टेबल नहीं होगा। इन दैट केस एटम विल बी हाईली अनस्टेबल। तो इस तरह पहला ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल का। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे दिस मॉडल ऑफ एटम, second drawback of Rutherford model, this model of atom does not describe anything about distribution of electron in different cell, that is the KLMN। आपने पढ़ा है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट सेल में डिफरेंट एनर्जी लेवल है, डिफरेंट सेल की एनर्जी लेवल डिफरेंट है। KLMN डिफरेंट सेल हो गया, और K में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अलग है, L में जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अलग है, M में जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अलग है। दैट मीन्स N इक्वल टू 1 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट में जो है उसकी एनर्जी अलग है, सेकेंड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी अलग है। और आपने यह भी पढ़ा था न्यूक्लियस से जितना नियरेस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो गई। जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट की एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड डिफरेंट सेल के विषय में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफरेंट सेल के विषय में। दैट मीन्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज द KLMN, डिफरेंट ऑर्बिट जिसे KLMN से रिप्रेजेंट किया गया, इसके विषय में रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दिया। आप देखेंगे यहाँ पर KLMNOP। थर्ड ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का, देखेंगे दिस मॉडल ऑफ एटम वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा गिवन बाय एवरी एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रा गिवन बाय एवरी एलिमेंट, ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है आप जानेंगे। जब किसी वाइट लाइट को किसी एटम से पास कराया जाता है, जब किसी वाइट लाइट को किसी भी एटम से पास कराया जाता है तो वह वाइट लाइट 7 रेज में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है 7 रेज में स्प्लिट होता है, और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम विभिन्न 7 रंगों की पट्टी, 1 2 3 4 5 6 7 कलर का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल प्रस्तुत किया उसमें कहीं भी इस स्पेक्ट्रा लाइन की चर्चा नहीं थी, कहीं भी स्पेक्ट्रा लाइन की चर्चा नहीं थी। अब ये डिफरेंट कलर्स, वाइट लाइट स्प्लिट करेगा डिफरेंट लाइट्स में, और ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ये ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल के कारण हमें प्राप्त होता है, ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल के कारण प्राप्त होता है। तो जब रदरफोर्ड ने
एटॉमिक मॉडल में डिफरेंट एनर्जी लेवल को दिखाया ही नहीं। डिफरेंट एनर्जी लेवल दैट देखेंगे आप, KLMNOP, डिफरेंट एनर्जी लेवल यहाँ पर है। K की एनर्जी अलग है, L की अलग, M की अलग। तो जब उन्होंने डिफरेंट एनर्जी लेवल को दिखाया ही नहीं तो ये स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल जो प्रस्तुत किया गया 1911 में, उसमें कई खामियां थी, कई कमियां थी, और रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को ओवरकम किसके द्वारा किया गया? इनकी कमियों को, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को, त्रुटियों को किसके द्वारा सुधार किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, नील्स बोर के द्वारा। 1913 में नील्स बोर ने इनकी कमियों को ओवरकम करते हुए, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर मॉडल जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे हम लोग नील्स बोर मॉडल ऑफ द एटम। ओके, थैंक यू।